हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है हम लोग वीकेंड पे ग्रुप डी 2022 के जो आप लोगों के पेपर हुए थे 99 शिफ्ट में वो सॉल्व करते हैं और मंडे टू फ्राइडे अपनी विराट बैच की क्लास चलती है। तो आज हम लोग करने वाले हैं 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। इससे पहले वाली हम लोग सारी कर चुके हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। बाकी आप लोगों को फ्री बैच की क्लास की टाइमिंग पता ही होगी। रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की सुबह 9 बजे, साइंस की सुबह 10 बजे, जीके की रात्रि 9 बजे और मैथ्स की रात्रि 10 बजे। बहुत शानदार आप लोगों की चारों क्लास हो रही है। और 2025 में भी और भी एग्जाम होंगे, एलपी, टेक्नीशियन, जेई सबकी भर्ती आएगी। अगर सबकी आप लोग एक साथ तैयारी करना चाहते हो फाउंडेशन, तो ये फाउंडेशन बैच 1199 में जुड़ सकते हैं, जहां पर चारों सब्जेक्ट आप लोग को मिल जाएंगे। अगर आप लोग इंडिविजुअली लेना चाहते हैं मैथ्स का या जीके का, रीजनिंग का या साइंस का, तो वो भी आप लोग अलग से परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए दोस्तों, जो भी हम लोग फूड यानी जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, फैट यानी वसा भी होता है। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, जटिल रूप में होता है। इसका हमारी बॉडी में सरल पदार्थों में टूटना जरूरी है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं डाइजेशन यानी पाचन। तो हमारी बॉडी में अलग अलग एंजाइम बनते हैं, कोई किसका पाचन कराता है, कोई किसका। तो दोस्तों एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रोटीन के को तोड़ के ये किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात समझ में। और जब आगे पेप्टोन पूरा अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल में टूटेगा, तब जाके बोलेंगे प्रोटीन का पूर्ण पाचन हुआ है। अब ये सिंपल केवल प्रोटीन को पेप्टोन में ही तोड़ पाता है ये वाला एंजाइम। और ये वाला एंजाइम बनता कहां पर है? हमारा स्टमक यानी पेट में बनता है। आगे बात समझ में। पढ़ा था ना हमने पाचन तंत्र में। चलिए देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, है ना। ये क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं बताओ? आपको बोला जा रहा है ये फॉर्मूला कौन से हाइड्रोकार्बन का होता है? एल्केन का या एल्कीन का या एल्काइन का? हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये तीन प्रकार के होते हैं जनरली, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्कीन जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन की संख्या n तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 2n, जस्ट डबल। अच्छा मुझे बताएंगे क्या ये भी एक एल्कीन है क्या? हां सर, क्योंकि कार्बन की संख्या जितनी है हाइड्रोजन की संख्या क्या है? उससे जस्ट डबल है। और 3 कार्बन वाले एल्कीन को क्या बोलते हैं? प्रोपीन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से इस बार के टेक्नीशियन में पूछा गया था, इसका नाम पूछा गया था। तो ये आप लोगों का किसका फॉर्मूला है? एल्कीन का। कई बच्चे बी बोल रहे हैं, अरे बी गलत है, क्या कर रहे हो आप लोग? चलिए बताइए, बताए दोस्तों। हीटिंग एलिमेंट यानी तापन तत्व बनाने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हो? हीटिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं? जो हीट होता है। जैसे अगर आपने जैसे अभी सर्दी का समय था, आपने अगर किसी ने हीटर का इस्तेमाल किया होगा, है ना, पढ़ाई करने के लिए, तो अंदर आप लोग देखते होंगे ऐसा कुछ वायर सा होता है जो कि क्या होता है? गर्म होता है, जो कि हीट होता है, उससे हम लोगों को हीट मिलती है। तो कौन सा पदार्थ होता है जिसका ये हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है? वो किसका बनाते हैं दोस्तों? नाइक्रोम का बनाते हैं। किसका? नाइक्रोम का। सर क्यों नाइक्रोम का क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोस्तों इस पदार्थ की रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। और जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्यादा होगी फिर उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। तो जब करंट इसमें जाएगी, प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो आसानी से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो हीट डेवलप कर देगी, ऊष्मा उत्पन्न कर देगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो नाइक्रोम होता है वो क्या है दोस्तों? एक अलॉय है, एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? जो 2 या 2 से अधिक धातु से मिलकर बना हो। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए नाइक्रोम किस धातुओं का एक अलॉय है, किन धातुओं का एक मिश्र धातु है, बताओ बताओ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, इन 4 धातु से मिलकर बनता है आपका ये वाला मिश्र धातु। ठीक है, निकल ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम ओके सर, मैग्नीज ओके सर, और आयरन, इन 4 धातु से मिलके आपका ये नाइक्रोम बनता है। ध्यान रख लोगे? चलिए बताइए इसका आंसर।
बताओ दोस्तों, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है जिसका नाम है एक्स। ये पहचानना, इसके बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई है। ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों। इसमें स्वच्छता गुण होते हैं। स्वच्छता गुण का मतलब क्या है? इसका इस्तेमाल होता है सफाई में। देखो इंग्लिश में पढ़ो, क्या बोला जा रहा है कि इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी क्लीन करने में, सफाई करने में इसका इस्तेमाल होता है। साथ में आपको यह भी बोला गया है इसका इस्तेमाल ग्लास यानी कांच बनाने में होता है। बताइए ये सारा इशारा किसकी ओर है? वॉशिंग सोडा, जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये इसका सूत्र है। एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल होता है कांच बनाने में। देख पा रहे हो? ठीक है, तो और दूसरी बात क्या हो जाएगी इसमें? धावन सोडा, वॉशिंग सोडा क्यों बोल रहे हो? इसका इस्तेमाल होता है वॉश करने में, सफाई करने में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस बार आप लोगों के टेक्नीशियन में पूछा गया था वॉशिंग सोडा का यूज कहां पर होता है। ऑप्शन में कांच नहीं था, तो आपको इसके कुछ और यूजेस भी ध्यान रखना है। दोस्तों साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसमें? देखो धोने का सोडा या धावन सोडा साबुन बनाने में भी होता है सर। और कहां पर होता है? जो पेपर इंडस्ट्री होती है, कागज उद्योग, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। दोस्तों किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपका कोई सॉल्यूशन बना, कोई विलयन बना। क्लियर? अब इसमें कोई एक ऐसा पदार्थ बन गया जो अघुलनशील है, उसमें घुल ही नहीं रहा, अलग से आप लोगों का तैर रहा है वो, या अलग से नीचे जाके बैठ गया। तो अगर आपका कोई ऐसी अभिक्रिया जहां पर कोई उत्पाद बनता है, जहां पर एक सॉल्यूशन है, एक विलयन है, साथ में एक चीज और बन गई जो उसमें घुलनशील नहीं है, तो इसे आप लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। आ गई बात समझ में? आ गई? और ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेपन अभिक्रिया बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। आ गई बात समझ में? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं ऐसी अभिक्रिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताओ। यार कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट से सारे सॉल्यूशन देख रहे हैं? अगर कोई बच्चा पहली शिफ्ट से देख रहा है तो उसके लिए अब काफी चीजें तो उसको ऑलरेडी आती होगी, क्योंकि काफी चीजें तो पहले ही पूछी जा चुकी है, रिपीट हो रही है, कुछ नया 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 नहीं है। तो बोला जा रहा है दोस्तों एक पदार्थ से आपका एक तार बना हुआ है, हो सकता है वो सिल्वर का हो, कॉपर का हो, मुझे नहीं पता। आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों इसकी लंबाई क्या है? L है, और हर तार का कोई ना कोई प्रतिरोध होता है, तो इसका रजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R। देखिए दोस्तों अगर ये चाहे सिल्वर का हो सकता है, कि चांदी का बना हो, कॉपर का बना हो, किसी ना किसी पदार्थ का बना होगा, हर पदार्थ की एक प्रतिरोधकता होती है। इस प्रतिरोधकता को मैं रो मान लेता हूं। दोस्तों इसका कोई ना कोई ये एरिया भी होगा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको मैं मान लेता हूं A। तो अगर आपको सारी चीजें पता है तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? उसी पदार्थ से, मतलब जैसे अगर ये कॉपर का है तो कॉपर का ही आप लोगों को दूसरा तार लेना है जिसकी लंबाई 9 गुनी हो और ये एरिया क्या हो? समान हो। ठीक है, तो उसकी लंबाई क्या है? 9 गुनी हो। जैसे अगर इसकी L है तो इसकी क्या हो जाएगी? 9L हो जाएगी। एरिया वही है, पदार्थ वही है, तो प्रतिरोधकता भी वही रहेगी। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोधकता गुना लंबाई बट्टे ये एरिया। अब देखो रो इंटू L बट्टे A, ये क्या है? इस वाले तार का प्रतिरोध, तो इसका कितना हो जाएगा? 9 गुना इस वाले तार का प्रतिरोध, तो 9 इंटू R है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। कोई भी चीज आपको ऐसे लग रही है कि हार्ड हो, ये तो पहले ही कर चुके हैं 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट से, अगर कोई सॉल्यूशन देख रहा है तो बताओ। पानी से भरे बीकर के अंदर रखे नींबू आकार में आप लोगों को बड़ा नजर आता है, इसके पीछे कारण क्या है?
दोस्तों अगर आप लोग पानी में कोई चम्मच रखोगे तो वो टेढ़ी नजर आती है। स्विमिंग पूल का जो पैंदा होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। पानी के मतलब कांच के ग्लास में आपने नींबू रख रखा है, वो आप लोगों को थोड़ा बड़ा नजर आता है। इस सभी के पीछे कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। सर ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा समझाइए ना। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों ये रखा लेमन यानी नींबू, ठीक है। यहां से मान ली आप यहां पर खड़े हो, बाहर से आप लोग देख रहे हो, अंदर पानी के अंदर नींबू रखा हुआ है। तो यहां से मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आई 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 आई, देखो यहां पर पानी था, बाहर वायु है। तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो क्या उसका वो अपनी पथ से विचलित हो जाता है? क्या जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गया कैसे? ऐसे। इसी घटना को तो अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखो आप यहां पर खड़े हो, प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, आ रही है बात समझ में? तो आपको लगेगा कि यार ये यहां से कहीं से आ रही है, तो आप लोगों को नींबू की जो अपर सरफेस है वो कहीं ना कहीं यहां पर नजर आएगी। तो नींबू साइड में बड़ा नजर आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो, क्लियर? क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, सौरभ दास जी यहां से पढ़ लीजिए, है ना, ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। आयुष जी बोल रहे हैं सर विराट बैच कहां है? अरे दोस्तों यार मैं कितनी बार बताऊं, जो अपना विराट बैच है ग्रुप डी वाला, वो अपना मंडे टू फ्राइडे चलता है। सैटरडे और संडे हम लोग क्या कराते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। आपको यही नहीं पता, इसका मतलब आप रेगुलर नहीं हो, है ना, इसका मतलब तो ये हुआ। चलिए, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो दोस्तों 4 ओम के 2 रजिस्टेंस है, 2 प्रतिरोध है, समांतर में जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो एक प्रतिरोध ये रहा 4 ओम का, तो इसी के पैरेलल में, इसी के समांतर में दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है 4 ओम का। अब ये जो पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, ये जो संयोजन है, इसको आपने जोड़ दिया किससे? एक बैटरी के साथ में। कितने वोल्ट की बैटरी? 5 वोल्ट की बैटरी। तो आपको बताना है सर्किट में कुल धारा का मान बताना है, यानी यहां से कितनी करंट निकलेगी, ये आप लोगों को मान बताना है। बैटरी से कितनी करंट निकलेगी, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, V बराबर I इंटू आर। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 5 वोल्ट की। इससे निकलने वाली करंट को मैं I मान लेता हूं। रजिस्टेंस कौन सा लो? जब भी आप लोगों का एक से अधिक रजिस्टेंस होते हैं, एक से अधिक प्रतिरोध होते हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध आप लोग निकालते हैं। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? जब 2 समांतर में होते हैं, 2 पैरेलल में होते हैं, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। पहला वाला कितना है? 4 ओम प्लस 1 अपॉन R2। दूसरा कितना है? 4 है। तो दोस्तों आपने 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 1/4। ये कितना हो जाएगा? 1/2। तो 1/R इक्विवेलेंट का मान अगर 1/2 आया, तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आया? 2 आया। बताइए, तो ये तो प्रतिरोध का मान आ गया। अब ये मान आप लोग यहां पर रख दीजिए, तो आई करंट का मान कितना हो जाएगा? 5/2 बोले तो 2.5 एम्पियर। सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। विवेक, अजिदुल, शोभन, दीपक, मोन्टू, सुनील, ब्रजेश, वेरी गुड। अमन, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हो सकता है आपको डायग्राम ढंग से नहीं दिख रहा हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन कर देता हूं। जैसे यहां पर आप लोगों को एक कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण आप लोगों को दिया हुआ है। दोस्तों ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। दोस्तों ये दिया हुआ है आपको दर्पण का फोकस, और ये दिया हुआ है आप लोगों को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको बोला जा रहा है कि यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर एक पॉइंट है Q, यहां पर एक पॉइंट है R, यहां पर एक पॉइंट है S। बोला जा रहा है वक्रता केंद्र से P की जो दूरी है वो R1 है, इस वाले पॉइंट की जो दूरी है वो R2 है, ये वाला जो पॉइंट है वो R3 दूरी पर है, और ये वाला जो पॉइंट है वो R4 दूरी पर है। तो इनमें संबंध आप लोगों को बताना है। आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि यार ये आपका एक सर्किल है, वृत्त है, ये रहा केंद्र। तो केंद्र से सर्किल यानी वृत्त के किसी भी पॉइंट की दूरी निकालो, जैसे चाहे इस पॉइंट की दूरी निकालो, या इस पॉइंट की दूरी निकालो, या इस पॉइंट की सेंटर से दूरी निकालो, ये सभी रेडियस के बराबर ही तो होगी। तो दोस्तों ये R1, R2, R3, R4 ये सब बराबर है, और किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है, वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आ रही बात समझ में? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। देखिए दोस्तों आप लोगों को बोला जा रहा है
कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसके बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोगों को पहचानना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको पता है दोस्तों, ये जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होते हैं या ऊर्ध्वाधर, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप यानी समूह। बिल्कुल सही बात है। और ये जो हॉरिजॉन्टल यानी जो क्षैतिज पंक्तियां होती है, इसे बोलते हैं पीरियड यानी आवर्त। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? कोई दिक्कत हो सकती है क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस बार के टेक्नीशियन में भी पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन। बताओ, आपको बोला जा रहा है सिल्वर के साथ में कुछ है पी, मुझे नहीं पता पी क्या है। इसकी अभिक्रिया करवाई आपने सोडियम क्लोराइड से, तो आपको मिला एक तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर के साथ में कुछ है। ये बताओ कौन सी अभिक्रिया है ये, मतलब क्या है ये? दोस्तों देखो, जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं ना, तो क्या बनता है? क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है प्लस सोडियम नाइट्रेट बनता है। देखो ये एनसीईआरटी में लिखी हुई भी है, लास्ट में आपका जो क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है ना, उसके लास्ट में आपको बोला गया है कि यार ये एक क्या है? समीकरण है, इसको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होती है, क्या बोल रहे हैं ये? कि जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से होती है तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो दोस्तों सिल्वर के साथ में क्या है? NO3, यानी पी तो क्या है आप लोगों का? NO3 हो गया। और सिल्वर के साथ में क्या है? क्लोरीन। यहां पर बोला था सिल्वर के साथ में एक चीज है, उसको क्यू बोल दिया, तो क्यू क्या होगा? क्लोरीन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आप लोग मुझे बता सकते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये इस बार के एएलपी में पूछा गया है, तो यह आप लोगों की डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे बात समझ में? चलिए, और दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से बता रहा हूं, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो बहुत आसान है। मैं बोलूं यार बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत आसान है। अगर आप लोग एक सही कंटेंट को फॉलो करो, सही जगह से आप लोग पढ़ो। अभी तो आप लोगों को क्या है? मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में आप कभी कहां बकते हो, कभी कहां बकते हो, फिर एग्जाम के बाद में सिलेक्शन नहीं होता, फिर आप बोलते हो कि सर मैंने तो यार वहां कोर्स ले लिया था, वहां फंस गया था सर, मैं तो यहां मुझे पता ही नहीं था सर आपके बारे में। तो भैया एग्जाम के बाद में रोने से कोई मतलब नहीं होगा। अभी आप लोग सही जगह जुड़े हुए हो, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सिलेक्शन में। आपको चारों चीजें बेस्ट मिल रही है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके। आगे बात समझ में? अब पढ़ना आपको पड़ेगा। यहां पर पूरी टीम शानदार मेहनत कर रही है आप लोगों से। क्लियर है? आ जाओ, आ जाओ दोस्तों। ओजोन परत का जब डिप्लीशन होता है, जब उसमें छेद होता है, तो क्या क्या परिणाम आप लोगों को देखने को मिलता है? देखिए दोस्तों, ये रही हमारी अर्थ यानी पृथ्वी। सन यानी सूर्य से खतरनाक क्या आती है? अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। चाहे यहां पर प्लांट हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे मनुष्य हो, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक परत होती है, किसकी? ओजोन लेयर होती है, ओजोन की परत होती है। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है दोस्तों? इसमें काफी छेद हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है, इसमें डिप्लीशन हो रहा है। तो अगर इसमें छेद होंगे तो क्या ये यूवी रेस पृथ्वी तक पहुंच पाएगी क्या? दोस्तों हमारे ऊपर भी पड़ेगी क्या? हमारी स्किन के ऊपर भी पड़ेगी क्या? हमारी स्किन कैंसर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। हमारी इम्यूनिटी काफी कम हो जाएगी, बीमार वगैरह काफी ज्यादा रहेंगे। सूर्य से पृथ्वी तक बहुत ज्यादा पराबैंगनी किरणें आएगी। दोस्तों इस किरणों का क्या सुनामी से कोई लेना देना है क्या? नहीं, सुनामी में कोई योगदान नहीं है इन किरणों का। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है? बताओ। दोस्तों आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम कार्बन के यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें करंट फ्लो नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो कार्बन यौगिक होते हैं, कोई सा भी कार्बन यौगिक ले लो, जैसे मान लो सी, ये भी तो कार्बन का यौगिक है, CH4,
बताओ, नहीं है क्या? अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है, ये भी तो एक कार्बन का यौगिक है, इसमें कार्बन नहीं है क्या? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उसके गलनांक और क्वथनांक काफी लो होते हैं, मतलब इजीली वो मेल्ट हो जाते हैं, इजीली वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं काफी कम टेम्परेचर पे। तो दोनों ही कथन आप लोगों के क्या है, सत्य है। जबकि आयनिक यौगिक की बात करी जाए तो वो विद्युत के चालक भी होते हैं, और गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, उनके काफी ज्यादा होते हैं। यहां पर कार्बन यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जस्ट उल्टा है। तो दोनों ही कथन आप लोगों के सही है। देखो आपको लिखा हुआ है क्या, देखो एनसीईआरटी में पढ़ो, अधिकांश कार्बन विद्युत चालक नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि आयनिक यौगिकों के कंपैरिजन में अगर आप लोग इनके क्वथनांक और गलनांक देखोगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, तो वो काफी कम है। आगे बात समझ में? चलिए बताओ। दोस्तों प्रेगनेंसी से बचने के अलग अलग तरीके हैं, यानी जन्म नियंत्रण के अलग अलग तरीके हैं। तो उनमें से एक तरीका है ओरल पिल्स, यानी मौखिक गोलियां, यानी मुंह के माध्यम से लेने वाली गोलियां। सर इन गोलियों से क्या होता है, बॉडी का जो हार्मोनल बैलेंस होता है ना, वो चेंज हो जाता है। फीमेल बॉडी में जो हार्मोन बन रहे थे वो बहुत ज्यादा बन जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये इससे प्रेगनेंसी फिर नहीं होती है, गर्भावस्था से बचा जा सकता है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों होता क्या है, फीमेल बॉडी में ये क्या होती है, 2 ओवेरी होती है, 2 अंडाशय होते हैं। यहां से प्रति महीने बनता है एग, यानी अंडाणु, और ये एग बनता है ऑल्टरनेटिवली। अगर इस महीने एग इस वाली ओवेरी से बना तो अगले महीने इस वाली से बनेगा। तो दोस्तों ये जो एग होता है ना, अंडाणु, ये बनके फिर कहां पर आ जाता है, इस ट्यूब में आ जाता है। तो जब एग इस ट्यूब में आता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। हिंदी में बताओ क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन। आ गई बात समझ में? तो एग आप लोगों का यहां पर आ जाता है। और ड्यूरिंग सेक्स जब सीमेन यानी वीर्य अंदर आता है, तो उसमें बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जिसे बोलते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, और ये सारे इसकी ओर जाके अटैक करते हैं। तो एग में कोई एक स्पर्म होगा जो सबसे पहले आके घुस जाएगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा, इसको निषेचित कर देगा, या मैं बोलूं इसको पका देगा इस अंडे को। अब ये यहां पर आके यूटेरस में, गर्भाशय में आ जाएगा ये पका हुआ अंडा। फिर 9 महीने का समय यहीं पर गुजारेगा, है ना, फिर 9 महीने में पूरा वो बच्चा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों जब कोई फीमेल ओरल पिल्स खाती है, तो उनकी बॉडी में हार्मोन में इतना चेंज हो जाता है कि ये एग बाहर ही नहीं निकलता, यानी ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, अंडोत्सर्जन होता ही नहीं। तो जब एग बाहर ही नहीं आएगा तो वीर्य किससे जाके जुड़ेंगे क्या? तो यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन भी नहीं होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एग्स आर नॉट रिलीज, अंडाणु मुक्त नहीं होते हैं, अंडाणु बाहर नहीं आएंगे और फिर ना ही निषेचन होगा। देखो एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। दूसरा तरीका, यानी पहले तरीके के बारे में बता दिया होगा प्रेगनेंसी से बचने के लिए, दूसरे तरीके में क्या बोला जा रहा है, शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है। मतलब आप फीमेल बॉडी, उनकी बॉडी में बनने वाला जो हार्मोन है ना, उसमें चेंज ले आओ। तो जब चेंज ले आओगे तो उसमें क्या होगा, अंड का मोचन ही नहीं होता है, मतलब अंडा बाहर ही नहीं निकलता है, अतः निषेचन नहीं हो सकता। अब यह कैसे होता है, तो दोस्तों सामान्यतः गोली के रूप में, जो गोली ली जाती है पिल्स, उससे ये चीजें होती है। आगे बात समझ में? क्लियर है? बोलो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी ये गोलियां के आगे मौखिक शब्द क्यों लगाया है, ये पिल्स के आगे ओरल वर्ड क्यों लगाया है? मुझे तो सर ये समझ में नहीं आ रहा कि सर गोलियां तो मुंह से ही ली जाती है। भाई बुखार की ली है सर मैंने आज तक, उल्टी की ली है, या कोई भी दर्द वगैरह की लिए सर मुंह से ही लेते हैं। नहीं दोस्तों, प्रेगनेंसी वाली कुछ टैबलेट्स ऐसी होती है जो कि नीचे वजाइना में भी रखी जाती है। तो उस वाली गोली और इस वाली गोली को आप लोग सेम न मान लो, इसीलिए इनको बोला है ओरल पिल्स, यानी मुंह से ली जाने वाली गोलियां। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर, आ जाओ। चयनित पारगम्य झिल्लियां, पारगम्य परमिबल को किसको बोलते हैं, जो सबको मतलब ऐसी झिल्ली जो सबको परमिट करती हो कि भाई कोई पदार्थ यहां से यहां पर जाना चाहे, कोई पदार्थ यहां से यहां पर आना चाहे, कोई मतलब कोई रोक टोक नहीं है।
अगर बात करें दोस्तों किसकी, चयनित पारगम्य झिल्ली, सेलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन, यानी जो कुछ पदार्थ को तो जाने देता है, कुछ पदार्थ को नहीं जाने देता। क्लियर है क्या? अच्छा दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, मतलब आप चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, चाहे सुबह का समय हो, चाहे रात का 2 बजे हो, 4 बजे हो, 8 बजे हो, कुछ भी समय हो, मैं जबरदस्ती आपके पास में कुछ खाना ले आया कि भाई ये तो खाना ही पड़ेगा, तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया कि या तो पानी पी लो या ये भोजन खा लो। अब दोस्तों पानी क्या इसमें से ऐसा है क्या कि सर पानी तो चलो मैं पी सकता हूं, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मैंने खाना खा चुका हो, चाहे खाना नहीं खाया हो, क्या पानी में आपको कोई दिक्कत आएगी कि रात को 2 बजे भी पी लेते हैं, कभी नींद में उठ गए वगैरह ये? तो दोस्तों इसको ध्यान रखो, ये जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, चयनित पारगम्य झिल्लियां, वो क्या होती है, जैसे मान लो इस साइड पानी भी है और भी मान लो बहुत सारे तत्व हैं, या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, या कुछ है ना, तो एक जगह से दूसरी, अब देखो यानी पानी में ये घुला हुआ है, ये मानो, तो जिसमें घुला हुआ होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक, 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 और जो घुला हुआ होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट यानी विलेय। तो ये वाली मेम्ब्रेन उसको बोलेंगे जो कि पानी को तो बहुत इजीली जाने देता है, इनको नहीं जाने देता। क्लियर है क्या? तो ध्यान रखिएगा, जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, चयनित पारगम्य झिल्ली, वो विलायक के अणु को तो जाने देती है लेकिन विलेय अणु को नहीं। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो रेलवे ने भी इसका आंसर केवल विलायक अणु, विलेय अणु को नहीं। आगे बात समझ में? क्लियर है? आगे बात समझ में? चलिए, अविनेश जी बोल रहे हैं आई लव यू सर। बिल्कुल, आप सभी को भी बहुत सारा प्यार, बस अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो। आ जाओ। डायनामो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न करी जाती है। दोस्तों ये डायनामो क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? डायनेमो या डायनेमो भी बोल सकते हैं इसको। दोस्तों क्या जनरेटर जानते हो? जनरेटर का ही दूसरा नाम क्या है? डायनामो है। सर जनरेटर क्या होता है? आपने देखा होगा शादियों में बाहर लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना, विद्युत ऊर्जा बनाना। आगे बात समझ में? तो सर फिर डायनामो और जनरेटर में डिफरेंस क्या है? देखिए दोस्तों, जनरेटर आप लोग ये मानो कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट बनाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बनाते हैं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बनाते हैं। 2 प्रकार की होती है विद्युत धारा। और डायनामो कैसे बनाते हैं? डीसी, डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा बनाते हैं। और बाकी कोई अंतर नहीं है, दोनों ही करंट बना रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। दोस्तों क्या अब ठीक है? हाँ थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी, बट क्या अब ठीक है क्या? है ना? हाँ। तो दोस्तों क्या डाला जाता है? डीजल डाला जाता है, फिर डीजल से वो पहिया घूमता है, उस वाली एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो जनरेटर क्या करता है? इस मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये आप लोगों की एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखी हुई है जनरेटर में, पहली लाइन कि बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे ये क्या करता है? कार्य करता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मैं साइड में हो जाता हूं, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, अब आप लोग इजीली देख पाएंगे। कोई बात नहीं संदीप कुमार जी, यहां पर अब पढ़ लो कि सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। बताओ, आराम से देखो। देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? पौधों में परिवहन। देखो ट्रांसपोर्टेशन हमारे में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। जैसे भाई आपने जो भोजन खाया, क्या वो सब जगह जाता है? क्या सब जगह यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका परिवहन हो रहा है। सिमिलरली प्लांट में भी होता है। सर कैसे होता है? देखो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जड़ों से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, और फिर जो वाटर होता है, पानी होता है, वो कहां जाता है? पूरे पौधे में जाता है। यानी क्या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? परिवहन होता है क्या? बिल्कुल। सिमिलरली दोस्तों, जो इनकी लीफ होती है, पत्तियां होती है, वहां पर क्या बनता है? भोजन बनता है। कौन सी प्रक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से। ये भोजन क्या पूरे प्लांट में भी जाता है? कि ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा? क्या फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या? परिवहन होता है क्या? बिल्कुल। अब दोस्तों वाटर तो हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन जो भोजन है वो यहां से ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। यानी फूड जो होता है उसका जो मोशन होता है वो
टू डायमेंशनल होता है, दो दिशा में जाता है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, जबकि पानी केवल नीचे से ऊपर ही जा रहा है। क्लियर है? तो बोला जा रहा है ऑप्शन नंबर बी में, देखो द मूवमेंट ऑफ बोथ वाटर एंड फूड इज बाई डायरेक्शनल। नहीं, भोजन और जल दोनों की गति द्विदिशीय नहीं होती, केवल भोजन की होती, जल की एक दिशी होती, एक दिशा में होता है। तो गलत विकल्प आपको चुनना था दोस्तों, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। क्लियर है? बाकी आपको पता है जो वाटर होता है, पानी होता है, इसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है? एक उत्तक करता है जिसका नाम है जाइलम। तो जाइलम जल का परिवहन करता है, और यहां पर जो भोजन बना उसको पूरे प्लांट में कौन लेके जाता है? फ्लोएम लेके जाता है। आगे बात समझ में? दोस्तों आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका एक बार पढ़ चुके हैं, जिन्होंने पूरी साइंस पढ़ चुके हैं? अब आप बोलोगे सर कौन से पढ़ी होगी, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो सर, ग्रुप डी की भर्ती आई सर अभी आई है। भैया अभी तुमको पता नहीं है रियलिटी, ठीक है? अभी एलपी का एग्जाम हुआ था, टेक्नीशियन का हुआ था, जेई का हुआ था, सब पढ़ के बैठ चुके हैं, 3-3 साल से पढ़ के बैठ चुके हैं। वो तो इस बार ऐसे ही, ये आपको क्या लग रहा है ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं वो बच्चे क्यों देखने आ रहे हैं? उनका सिलेबस हो चुका, बहुत पहले ही हो चुका, वो तो बस ऐसे देख रहे हैं कि सर ग्रुप डी का कोई सॉल्यूशन करा दे पूरी 99 शिफ्ट का। तो भाई साहब कंपटीशन बहुत टफ है। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे हैं, अभी तुम्हें पता ही क्या है, अभी तुम तो अभी जुड़े हो। हाँ सर चलो यार, कहीं से पता पड़ गया कि नीरज सर अच्छा पढ़ाते हैं, या कहीं से पता पड़ गया कि हाँ भाई इनके सारे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम तो अब जुड़े हो। ये बच्चे पता नहीं कितनी बार तो सिलेबस करके बैठ गए, आ जाओ। तो घबराना नहीं है। मेरा ये मानना है कि पहली बार में सिलेक्शन का सबसे अच्छा चांस होता है, क्योंकि पहली बार दिमाग फ्रेश होता है, पहली बार चीजें पढ़ते हो काफी अच्छी लगता है। फिर तुम पंचवर्षीय योजना बनाते रहो कि मैं तो सर नहीं, मैं तो एक ही बार, अभी तो सर मेरे पास दूसरा अटेम्प्ट और है। कुछ नहीं, पहली बार में पढ़ो, सबसे ज्यादा चांसेस सिलेक्शन के वहीं पर होते हैं। आ जाओ, बताओ मैं गलत बोल रहा हूं तो? आप अगर 12th क्लास जो पास करता है, जैसे आईआईटी के टॉपर वगैरह देखोगे ना, सारे मैक्सिमम वो होते हैं जिसने 12th के साथ ही क्रैक किया होता है। फिर जो ड्रॉप लेके करते हैं, ठीक है यार रैंक वगैरह आ जाती है, लेकिन उतनी वो मतलब सिलेक्शन वगैरह होता है, रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाती है। तो 12th के साथ सबसे ज्यादा रैंक आती है, ध्यान रखना। चलो, कोई पहली बार अच्छा लगता है भैया, तुम फिर दूसरी बार और पढ़ोगे, तीसरी बार अपने आप में और डाउट लेके आओगे, नहीं ये पढ़ू, ये भी पढ़ू, मैं ये भी पढ़ू, मैं ये भी पढ़ू, मैं ये भी, फिर अपने आप को सिलेक्शन से आप दूर कर लेते हो। जो चीजें चाहिए होती है उससे आप लोग कोई बढ़ा के आप लोग अपने अंदर चीजें लेते हो, तो फिर वो सिलेक्शन से ऐसे दूर हो जाते हो आप। आ जाओ। हाँ देखो देखो, आपको पता है हमारे पास में बहुत सारे तत्व हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब इन सभी की विशेषता अलग अलग है। तो मेंडलीव साहब ने इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने की सोची। वर्गीकरण करने का सोचने का मतलब क्या है? जिनकी विशेषता एक जैसी उनको एक जगह रखे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबकी रिएक्शन करवाई, किससे? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। किससे करवाई? ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम की देखना चाहते हैं कि ये, तो पहले ऑक्सीजन की, अभी ऑक्सीजन से कराई, हाइड्रोजन से कराई। तो बेरिलियम ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन से कैसे जुड़ रहा है? अगर मैग्नीशियम भी वैसे जुड़ेगा तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को एक साथ रख दिया। तो किन दो तत्वों को चुना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। क्यों चुना? क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ये सबसे अभिक्रिया कर लेता है, तो हमको ऐसे तत्व चुनने थे जो सबसे जुड़ जाए। तो क्या उन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन युक्त तत्वों, अरे नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए चुना क्योंकि वे कम अभिक्रिया, अरे गलत है, दोनों ही कथन गलत है। और देखो बताऊं क्या, कहां गया, दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए और डी सेम टाइप हो गया ना, इसको ये करो, बोथ आर इनकरेक्ट, है ना, दोनों कथन गलत है। ये 1 और 4 दो बार हो गया, दोनों कथन गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन को देखते ही है ना, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दोनों कथन सही है। अब आप देख लो, अभी तो एग्जाम में नहीं बैठे हो, अभी तो कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग है, उसी में अभी आप लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो बाद में तो क्या होगा आप मुझे बताओ। अब इसमें क्या है, ये गलत क्यों हुआ मैं ये भी बता दूं। बस ध्यान में था कि हाँ 2 तत्व से करवाई थी, इन्होंने बोला कि वो 2 तत्व थे कार्बन और हाइड्रोजन, लो भाई साहब लगा दिया। मतलब
तो आपको इसलिए मैं बोलता हूं जो आप पढ़ते हो उसको प्लीज रिवाइज करते हुए चला करो, रिवीजन करा करो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो जो भी आप पढ़ोगे वो भूलोगे यार, है ना। हर कोई भूलता है यार, आज मैं नहीं पढ़ा हूं 8 महीने में खुद भूल जाऊं मैं। तो आप जो पढ़ते हो प्लीज उसको आप लोग रिवाइज करते हुए चला करो। दोस्तों एक प्रक्रिया है क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में बोला जा रहा है क्लोर, ये वर्ड जो है वो क्लोरीन गैस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो अल्कली, ये जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? देखो दोस्तों ये प्रक्रिया होती क्या है, इस प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड और वाटर, या बोलो वाटर में सोडियम क्लोराइड आप लोग डाल देते हो, बिजली के झटके देते हो, ये सब टूट टाट के आपस में मिल, फिर नए पदार्थ क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो 3 पदार्थ बनते हैं इसमें, 3 उत्पाद बनते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इसी के नाम पे हमने इस प्रक्रिया का नाम रख दिया क्लोर क्षार प्रक्रिया या क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर का मतलब क्लोरीन, और ये जो है वो क्या है? एक अल्कली है ना सर। अल्कली किसको बोलते हैं? ऐसे बेस, ऐसे क्षारक जो पानी में घुल जाते हैं उसको बोलते हैं क्षार यानी अल्कली। तो ये अल्कली है, तो यहां पर अल्कली का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है आप लोगों से? कितनी बार पूछा जा चुका है? करा करा के मैं थक गया हूं। तो अगर कोई बच्चा 17 अगस्त आज जैसे हो जाएगा, फिर अगली वीक में मिलेंगे, तो प्लीज 17 अगस्त से फर्स्ट शिफ्ट के सारे सॉल्यूशन देख लो आप। बताओ एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? दोस्तों आपको पता है अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं, बहुत दूर रखते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, रियल बनता है, वास्तविक बनता है और बहुत छोटा बनता है। तो कौन सी ऐसी पोजीशन है जहां पर बहुत छोटा, वास्तविक, उल्टा ये प्रतिबिंब बन सकता है? फोकस पर। ऑप्शन नंबर सी बोला जा रहा है किस स्थान पर किसी वस्तु का, यह नहीं बोला जा रहा है कि वस्तु को कहां पर रखे, यह बोला जा रहा है कि किस स्थान पर अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो इस स्थान पे बनता है, फोकस पे। क्लियर? बहुत छोटा। बाकी देखो मेरी बात समझो, ये देखो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जब आप लोग अलग अलग पोजीशन पे रखते हो तो अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा, बड़ा, समान आकार का। ठीक है, ये डिमिनिश्ड है यानी छोटा है। हाईली डिमिनिश्ड कहां पर बन रहा है? बहुत छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज का, बिल्कुल बिंदु के आकार का। कहां पर बन रहा है? फोकस पर बन रहा है। और कब बन रहा है? जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं। क्लियर है क्या? अभी अपना जो निर्माण बैच है उसमें रिफ्लेक्शन पढ़ लिया आपने, प्रकाश का परावर्तन कराया था ना अभी 5 क्लास में जाके अपना कंप्लीट हुआ है, तो तब भी आप गलत कर रहे हो। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज नहीं होता? दोस्तों मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? मोटर किससे चलती है? बिजली से चलती है, यानी आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, विद्युत ऊर्जा देते हो, फिर अंदर एक पहिया घूमता है, उसको बोलते हैं, उस वाली एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो बताओ कहां पर गोल गोल कुछ घूम नहीं रहा है? वॉशिंग मशीन में दोस्तों अंदर वो घूमता है ना, तभी तो कपड़े आपके होते हैं, यानी इसका मतलब यहां पर मोटर लग रही है। फैन में पंखुड़ियां घूमती है, इसका मतलब उसमें कोई मोटर लग रही है। मिक्सर में वो गोल गोल घूमता है, इसका मतलब उसमें मोटर लग रही है। इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें मोटर का क्या काम है? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो बताओ। बताओ किडनी मनुष्य में उत्सर्जन और ऑस्मो रेगुलेशन का एक अंग है। भाई क्या किडनी उत्सर्जन का कार्य करती है क्या? आपकी बॉडी में जो वेस्ट होती है उसको बाहर निकालने का कार्य करती है क्या? बिल्कुल। सर ये ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? देखो दोस्तों क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, ब्लड में कुछ सॉल्ट या कुछ लवण होने की वजह से कई बार ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे अगर आप लोग नमक ज्यादा खाओगे, सोडियम क्लोराइड, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा बढ़ता है। तो किडनी क्या करती है? ब्लड में से सॉल्ट को निकाल लेती है जिससे उसका प्रेशर ज्यादा नहीं रहे।
इसको बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। उसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो मेंटेन रहे, ना ज्यादा रहे ना कम रहे। आगे बात समझ में। तो किडनी बेसिकली ब्लड में से इस चीज को, ब्लड में से क्या निकालती है? तो लवण निकालती है, क्लियर है। और मेजर क्या निकालती है? वाटर निकालती है। तो वाटर और सॉल्ट, ये दो चीजें मेजर निकालती है, क्लियर है। और जो सॉल्ट आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, तो वो कुछ क्या हो जाता है, वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। चले आगे। एक बच्चा बोल रहा है सर आप विराट बैच की क्लास नहीं ले रहे हो। मैकेनिकल एच प्लांट, एक बच्चे का नाम है मैकेनिकल एच प्लांट। इसको अपने नाम का ही कोई अता पता नहीं है। कभी सोचा होगा मैं यूट्यूबर बन जाता हूं, 2 वीडियो डाल लेता हूं प्लांट कैसे काम करता है। फिर समझ में आया यार रियलिटी तो कुछ और ही है, इससे बढ़िया मैं तैयारी कर लूं। फिर सोचा तैयारी कहां पर करूं, यहां पर आ गए। अच्छा क्लासें चल रही है यहाँ पर, ठीक है, मतलब क्लासें चल रही है यहां पर, मेरे को मिल जाएगा जब एग्जाम आएगा, पास में आके देख लूंगा। आज देख रहा आज तो क्लास ही नहीं चल रही, तो आके कमेंट कर दिया सर विराट बैच की क्लास ही नहीं, पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है इनको। क्लास में आते तो पता होता ना मंडे टू फ्राइडे चलती है। आ जाओ दोस्तों। एक अवतल लेंस कॉनकेव लेंस कैसा होता है सर? बीच में से पतला, किनारों से मोटा। तो इस लेंस से कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने एक वस्तु रख दी, और जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो आभासी बन रहा है, यानी वर्चुअल और सीधा बन रहा है, जो भी हो। क्वेश्चन बोला जा रहा है इमेज जो बन रही है वो लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रही है। तो 10 सेंटीमीटर इधर या इधर? दोस्तों कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस में ध्यान रखना हमेशा वस्तु इस तरफ ही बनती है, जिस तरफ आप लोग वस्तु को रखते हो प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनता है, क्लियर। तो v क्या होता है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो v का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। प्लस लूं या माइनस लूं? सर लेंस से इमेज अगर लेफ्ट में बन रही है तो लेफ्ट के लिए आप लोग माइनस साइन यूज करते हो। u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दूरी पर रखी है? 23 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u का मान मैं प्लस लूं या माइनस लूं? u का मान हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, क्लियर। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? v बाई यू। लेंस में क्या होता है? v बाई यू। v का मान है -10, u का मान है -30, तो माइनस से माइनस कटा, 10/30 बोले तो 1/3। ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए दोस्तों, गंगा नदी के कॉलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों गंगा नदी के पानी में अगर ये वाला बैक्टीरिया मिल रहा है, इसका कारण क्या है? दोस्तों ये वाले बैक्टीरिया होते कहां पर है? जैसे अगर कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कोई किसी एनिमल का वेस्ट हो, है ना, वेस्ट आप लोग समझ ही गए होंगे, तो उनपे ये वाले बैक्टीरिया पनपते हैं। तो दोस्तों जो सीवेज वाटर होता है ना, सीवेज, उसमें भी काफी मल वगैरह ही होता है। तो अगर ये अनट्रीटेड हो, अनट्रीटेड का मतलब क्या है? उस सीवेज में से उस मल को अलग नहीं किया हो, पानी को अलग नहीं किया, अच्छे से सफाई नहीं करी हो, है ना, तो अगर गलती से किसी नदी वगैरह में चला जाए वो, तो फिर क्या वो जो बैक्टीरिया होंगे उस नदी में भी पहुंच जाएंगे क्या? तो इसका मेन कार्य क्या है? जो सीवेज होता है उसको अनट्रीट करके डंप कर देना। अनट्रीट का मतलब क्या है? इसको प्रॉपर्ली इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, पानी को अलग नहीं करना, ये गंदगी उसमें चल जाना, ठीक है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग इसका कमेंट करके आंसर देंगे, ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन, ठीक है। वैसे मैंने इसका जो आंसर है वो यहां पर लिख दिया है, नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर लिखा हुआ है, तो आप लोग लेकिन पहले सोचना क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क आप लोग बताना, ठीक है। बाकी कल अपन फिर से मिलेंगे हमारी क्लास में, जो सुबह 10 बजे यूट्यूब पे होती है। और क्या होता है? सुबह 9 बजे रीजनिंग, रात्रि 9 बजे जीके, रात्रि 10 बजे आप लोगों की मैथ्स। दोस्तों अगर आप लोग 2025 के अलग अलग एग्जाम होंगे, एक फाउंडेशन बैच आप लोगों का आ चुका है, निर्माण बैच। मैं आपको बोल रहा हूं एक बार तैयारी करो, ऐसे करो कभी जीवन में करने की आवश्यकता नहीं पड़े। पूरी मैथ्स का फाउंडेशन, फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे लो, जीके का फाउंडेशन, फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे लो, किसी का CBT 1, किसी का CBT 2, साइंस सेम आप लोगों का रीजनिंग। सर ये बैच कब से शुरू हो रहा है? दोस्तों साइंस की क्लास तो शुरू हो चुकी है, बाकी के जो सारे सब्जेक्ट हैं वो 12 तारीख से आप लोगों के शुरू हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो इंडिविजुअल बैच लेना, तो
केवल साइंस का लेना चाहते हो साइंस का ले सकते हो, केवल जीके का लेना चाहते हो केवल जीके का ले सकते हो, मैथ्स का लेना चाहते हो मैथ्स का ले सकते हो, रीजनिंग का लेना चाहते हो केवल रीजनिंग का ले सकते हो। लेकिन दोस्तों एक कंप्लीट लीजिए जिसमें आप लोगों को सब कुछ मिल जाएंगे। फीचर्स अगर मैं बता दूं आप लोगों को, कंप्लीट थ्योरी, साथ में क्वेश्चंस, डेली लाइव क्लास होती है, मिस करते हो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। 2024 के भी लेटेस्ट में जो आए वो भी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। कंटेंट पूरा बाइलिंगुअल है, हर क्लास की आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज भी फ्री है चैप्टर वाइज। जैसे एक चैप्टर खत्म होगा जाके टेस्ट मिल जाएगा आपको। तो प्ले स्टोर पे जाओ, साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करो, कोर्सेज में जाओ, यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा निर्माण बैच कंप्लीट है ना कॉम्बो, तो उसमें जाके बाय नाउ आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और जैसे आप लोग पेमेंट करेंगे क्लास आप लोगों की चल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।